तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अपने देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे अनगिनत केसेस हैं, ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं जब किसी क्राइम के मामले में कई बार बेकसूरों को सज़ा होती है और वो जेल के अंदर चले जाते हैं। कुछ खुशकिस्मत होते हैं जो बीच में पता चल जाती है सच्चाई क्या है और वो बाहर आ जाते हैं। कुछ बदकिस्मत होते हैं जो पूरी सज़ा काट लेते हैं, फिर भी वो अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर पाते। आज की कहानी एक बीवी की लड़ाई की कहानी है। एक बीवी, एक पत्नी, एक वाइफ जिसे यकीन है कि उसका पति बेकसूर है, लेकिन उसके अलावा इस बात को मानने को कोई और तैयार नहीं है। यहाँ तक कि ना उसके खुद अपने रिश्तेदार, उसकी अपनी बहनें, अदालत, वकील, और फिर ये होता है कि उसके पति को सज़ा हो जाती है, और सज़ा भी ऐसी वैसी नहीं, उम्र कैद की सज़ा। और उस सज़ा के हिसाब से उसके पति का जेल के बाहर आने का कोई चांस ही नहीं था। अगर उसको पेरोल और बाकी चीज़ें मिलती भी तो आने वाले 2052 में, अभी 23 चल रहा है, तो अंदाज़ा लगाइए कि अभी भी करीब 25, 27, 28 साल के बाद बाहर आता। लेकिन एक बीवी ने हिम्मत नहीं हारी। 27 साल तक वो अपने, बल्कि 7 साल तक, माफ़ कीजिएगा, अपने पति को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में जुटी रही। कहानी बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाली है। कहानी अमेरिका की है, अमेरिका के ओहियो की है। यहाँ पे एक परिवार रहा करता था, जूडी जॉनसन। बात 1963 की है। जूडी जॉनसन की शादी हो चुकी थी, कोई औलाद थी नहीं, तो जूडी और उसके हस्बैंड ने तय किया कि वो कहीं से बच्चे को गोद लेंगे। लेकिन इन दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि लीगल तरीके से उस वक्त के जो कायदे कानून थे उसमें किसी बच्चे को गोद ले सके। इन्होंने अपने कई जानने वालों से कहा, क्योंकि इस वक्त ये होता था कि एक तो गोद लेने वाले आप दोनों पति पत्नी हो, डिवोर्स नहीं होना चाहिए, आपका अपना मकान होना चाहिए, आपके अपने इनकम का सही ठीक ठाक ज़रिया होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डूज एंड डोंट्स थे जिसकी वजह से बच्चे मिलने में वक्त लग रहा था। तभी इन्हें पता चला कि एक ऐसी कोई संस्था है जहाँ से इनको बच्चा आसानी से मिल सकता है। जूडी और उसके हस्बैंड वहाँ गए और फरवरी 1963 में $1000 के एवज़ में वहाँ से एक लड़की मिली। उसका नाम उन्होंने मेलिंडा रखा। बेटी देने वाले ने कहा कि ये जिसके यहाँ पैदा हुए उसके माँ बाप मर चुके हैं, हम इसलिए आप इसको गोद दे रहे हैं। जूडी और उसके हस्बैंड मेलिंडा को लेकर घर आए, दोनों खुश थे। फिर ऊपर वाले ने उनको एक और बेटी दे दी, तो अब उनकी 2 बेटियाँ थीं। धीरे धीरे वक्त बीता, जूडी जॉनसन के हस्बैंड की डेथ हो गई। अब दोनों बेटियाँ बड़ी हो गईं, दोनों की शादी हो गई। अब उनमें से जो छोटी बेटी थी उसकी एक बेटी हुई, जो बड़ी बेटी थी मेलिंडा, उसके 2 बेटे हुए। तो अब जूडी जॉनसन दादी बन चुकी थी, बल्कि नानी बन चुकी थी। साल 1998 का आ गया, अब 1998। जूडी जॉनसन की उम्र उस वक्त लगभग 51-52 साल की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान जून 1998 में खुलासा हुआ अमेरिका में, और वो ये कि 1951 से लेकर 1960s के दौरान 65 तक अमेरिका में एक गैंग, अमेरिका के अलग अलग 5 स्टेट्स में, उन्होंने गलत तरीके से बच्चों को गोद दिया। और वो उन बच्चों को चुराते थे, या कई बच्चे जो पैदा होते थे उनके पेरेंट्स को बता देते थे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, और वो फिर बेच दिया करते थे। और इस पूरे गैंग को जो उस वक्त नाम दिया गया था वो था हिक्स गैंग। तो पता चला कि इनका जो मेन सरगना था डॉक्टर हिक्स था, पेशे से मेडिकल के ही जुड़ा हुआ था, और वो बच्चों को बेचने का काम किया करता था, ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको औलाद नहीं हो रहा उनको। तो अब ये 1998 में ये खुलासा हुआ। जब ये खुलासा हुआ तो जब बाकी तफ्तीश हुई तो जुड़ते जुड़ते मामला आया मेलिंडा तक कि 1963 फरवरी में जूडी जॉनसन ने भी एक बच्ची को गोद दिया था, और अब वो 30 साल की हो चुकी है। उसका नाम मेलिंडा है। अब उसके बाद जब सब कुछ तफ्तीश हो गई पूरी, उस गैंग को भी पकड़ा गया, तो पता चला कि हाँ, मेलिंडा एक ऐसे परिवार की बेटी थी जिसके माँ बाप, जब वो पैदा हुई तो उससे झूठ बोला गया कि आपकी बेटी मुर्दा है, और फिर उसे $1000 के एवज़ में जूडी जॉनसन को बेच दिया गया।
जूडी जॉनसन और उनके पति इस सच्चाई से अनजान थे, तो उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब यहाँ तक बात आई तो दोनों माँ बेटी वहाँ के एक टॉक शो में, बाकायदा अमेरिका के टीवी चैनल पर नामचीन, वहाँ बैठे और उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। ये पूरा एपिसोड रिकॉर्ड हो गया जून 1998 में। लेकिन इससे पहले कि ये ऑन एयर जाता ये एपिसोड उसी महीने के जाना था, इस एपिसोड को देखने के लिए जूडी जॉनसन जिंदा नहीं बची। 6 जून 1998 की तारीख थी। जूडी जॉनसन अपने घर में थी। उनकी दूसरी बेटी की एक 6 साल की जो छोटी बेटी थी, बल्कि इकलौती बेटी थी, ब्रुक्स, वो अपनी नानी जूडी जॉनसन के घर आकर अक्सर वो रहा करती थी। उस रात भी वो अपनी नानी के साथ घर पर थी, दोनों अकेले थे। इसी दौरान रात को एक अजनबी जॉनसन के घर में घुसा, जूडी जॉनसन के, और उसने जूडी जॉनसन पर हमला कर दिया। जब उसने हमला किया तब 6 साल की ब्रुक्स दूसरे कमरे में थी। शोर सुनकर वो बाहर आई। जब वो बाहर आई तो उसने अपनी नानी को लहूलुहान देखा। इसके बाद उस हमलावर ने उस 6 साल की मासूम के साथ भी हैवानियत की, उसे मारा पीटा और उसको सेक्सुअल अब्यूज़ किया। 6 साल की मासूम इस हरकत की वजह से दहशत में बेहोश हो गई। उसके बाद वो शख्स चला गया। 7 जून की सुबह हुई। 6 साल की उस बच्ची को होश आया। जब होश आया तो उसे सब कुछ याद आया। उम्र ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके घर वालों ने उसे सिखा रखा था कि मोबाइल पे वॉइस मैसेज कैसे भेजते हैं। उसने वॉइस मैसेज भेजा और अपनी एक दोस्त को भेजा और कहा कि मैं यहाँ हूँ नानी के पास और मेरी नानी को किसी ने बहुत मारा पीटा है, तुम मेरी मम्मी को लेकर यहाँ नानी के घर आ जाओ। अब इस बच्ची ने ये वॉइस मैसेज भेजा। इसके बाद वो लहूलुहान, जिसमें पे कोई कपड़ा नहीं, वो 6 साल की मासूम अपने उस घर से बाहर दरवाजे के बाहर आती है। पड़ोस में एक पड़ोसी रहा करता था, वो उसके दरवाजे को नॉक करती है। किसी को भी देखकर उस बच्ची को मतलब अफसोस होगा, वो उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएगा, हालचाल पूछेगा। दरवाज़ा नॉक किया, एक शख्स उस दरवाजे से बाहर निकला। पड़ोसी उस बच्ची ने कहा कि मेरे घर में किसी ने मेरी नानी को मारा है, वो अंदर है, ज़ख्मी है और मुझे भी मारा पीटा है, आप मेरी मम्मा को फ़ौरन बुला दीजिए। उसने कहा ठीक है। वो बच्ची 45 मिनट तक उस दरवाजे पर खड़ी रही। 45 मिनट के बाद वो पड़ोसी बाहर आता है और खैर इसके बाद तब तक वो मैसेज मिल चुका था। माँ और बाकी परिवार सब आ जाते हैं। उसके बाद पुलिस आती है। जब घर के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि जूडी जॉनसन की लाश पड़ी हुई है। उन्हें बहुत बुरी तरह मारा गया था। जबड़ा से लेके बाकी सारी चीज़ें, सर पर सब कुछ टूटा हुआ था। डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था। अब इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की। 6 साल की बच्ची ने कहा कि एक शख्स आया था रात को और उसने हमला किया। उसकी आंखें नीली थी, ब्लू। फिर उसने कहा कि वो शख्स जब पलटा तो मैंने उसकी आंखें और कुछ देर के लिए उसका चेहरा देखा। और उसका जब चेहरा देखा तो मुझे लगा कि वो हमारे अंकल एलिंग्स हैं, एल्किंस। तो अंकल एल्किंस थे। अब जब इस बच्ची ने ये कहा तो पूछा गया ये अंकल एल्किंस कौन है। तो पता चला कि एल्किंस मेलिंडा के हस्बैंड का नाम है, यानी जूडी जॉनसन के दामाद का नाम है। और मेलिंडा वही जिसे गोद लेकर आए थे। अब मेलिंडा और एल्किन की शादी हो चुकी थी। दोनों के 2 बेटे थे छोटे छोटे। अब एक उस क्राइम की विटनेस ये कह रही है कि जिस शख्स को मैंने देखा उसकी आंखें नीली थीं और वो अंकल एल्किंस थे। इसके बाद पुलिस ने बाकी लोगों से पूछा, पूछताछ हुई और इन सारी पूछताछ और उस बच्ची के बयान के बाद वहाँ की पुलिस ने एल्किंस को गिरफ्तार कर लिया। एल्किंस उस वक्त अपने घर पर थे, बेटे के साथ थे। उन्होंने जब पूछा कि मुझे आप क्यों हिरासत में ले रहे हो, तो बाद में पुलिस ने बताया कि आपके ऊपर आपकी मदर इन लॉ ये मर्डर का और आपकी अपनी जो नीस है, आपकी वाइफ की सिस्टर की 6 साल की बेटी, उसके साथ रेप करने का चार्ज है। वो कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैं तो वहाँ घर पे भी नहीं गया और उसके घर और इसके घर से की जो दूरी थी वो करीब 40 मील, 40 माइल्स। फिर उसने टाइम पूछा कब का हुआ, तो उसने कहा कि उस वक्त मैं एक बार में था और कई लोग थे जिन्होंने कहा हाँ बार में है।
लेकिन अब उधर के गवाहों और विटनेस को देखें या फिर उस क्राइम सीन के विटनेस को देखें, ये पुलिस के लिए उलझन की बात थी। फिर पुलिस ने कहा कि नहीं, विटनेस है हमारे पास इस क्राइम की, इसलिए हम उस 6 साल की बच्ची के बयान पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। बाद में कमरे की पूरी सब क्राइम सीन को जो है जांचा गया। 6 साल की बच्ची के कपड़े, तमाम चीज़ें फॉरेंसिक जांच के लिए रखी गई। सीन ऑफ क्राइम से जितनी भी चीज़ें मिली उन सब की जांच के लिए रखी गई। लेकिन उस वक्त जो डीएनए और बाकी चीज़ें हुई, उसमें एल्किन से एक भी चीज़ मैच नहीं की। उसकी मौजूदगी उस क्राइम सीन पर कहीं से जाहिर ही नहीं हुई, न साबित हुई। अब इसको भी लेके वकील ने कहा, लेकिन कहा गया कि नहीं, हमें डीएनए या साइंटिफिक एविडेंस पे इस केस को नहीं खड़ा कर रहे हैं। हमारे पास एक विटनेस है जो जिंदा है और जो खुद विक्टिम है और उसने कत्ल होते देखा और जिसका रेप हुआ है और उसने पहचाना इस आदमी को, इसलिए मेरी नज़र में यही गुनहगार है। अदालत ने इस चश्मदीद एक 6 साल की मासूम बच्ची और उसके बयान के आधार पर क्लेरेंस एल्किन्स को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दे दी, इस शर्त के साथ कि 2052 से पहले वो पेरोल भी बाहर नहीं आएगा। अब इधर एक शख्स को सज़ा हो गई, अब उधर उसकी बीवी है मेलिंडा, जो अपनी माँ को खो चुकी, जिसकी बहन की बेटी के साथ रेप हुआ है और जिसका पति जेल चला गया है। उसने अपने पति से पूछा कि सच बताओ तुमने ये सब किया है। उसके पति ने कहा कि मैं सच में नहीं जानता हूँ। फिर उसने बताया कि मैं वहाँ बार में था, लोगों ने भी गवाही दी। इत्तेफाक से तब वो कैमरे वैमरे वहाँ पे उसकी मौजूदगी टाइमिंग के नहीं थे। मेलिंडा को पता नहीं क्यों लगा कि उसका पति बेकसूर है। उसने तमाम कोशिश की कि उसको अदालत से, हर जगह से, लेकिन अदालत ने नहीं माना और उसे सज़ा सुना दी। अब मेलिंडा इधर अपने 2 बेटे, उसके बाप के ऊपर उसके ही मतलब नानी के कत्ल का इल्ज़ाम और उसकी कज़न के साथ रेप का इल्ज़ाम, वो बच्चे भी अजीब कश्मकश में जी रहे हैं। और मेलिंडा इधर उसकी दुनिया ही उजड़ गई। माँ की मौत हो चुकी, बहन की बेटी के साथ रेप हुआ और बहन उसको भी जिम्मेदार मानती है और बहन ने और उसके हस्बैंड ने भी उससे मुंह फेर लिया। पूरा तमाम रिश्तेदार और उसके जानने वाले मेलिंडा, उसके पति और उसके बच्चों की तरफ से उन्होंने आंखें फेर ली और उन लोगों को ही गुनहगार और कसूरवार मानने लगे। यहाँ तक कि अब बहनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई। अगर कभी मेलिंडा गुजरती और बहन से नज़रें मिलती तो वो नज़रें फेर लेती, घर आना जाना बंद हो गया। लेकिन मेलिंडा को लगा कि नहीं, उसका पति बेकसूर है। उसने तमाम जब कोशिश कर ली, उसे लगा कि नहीं, अपने पति को बेकसूर साबित करने के लिए उसे खुद कुछ करना पड़ेगा। और तब उसने फैसला किया कि इस केस की छानबीन वो खुद करेगी। इसके बाद सबसे पहले कि अगर उसका पति कातिल नहीं है, रेपिस्ट नहीं है, तो कौन हो सकता है। उसने लंबी छानबीन की, जो उस वक्त की केस फाइल थी, पुलिस के जो रिपोर्ट्स थे, अदालत ने जो जजमेंट में कहा, उन सब की स्टडी की। फिर वहाँ के जो लोकल जहाँ पे ये सब कुछ हुआ, पड़ोसी, इन सब को करने के बाद उसने कुल 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। 12 नाम लिखे उसने कि यही 12 लोग हैं जो अगर उसका पति कातिल नहीं है तो यही कातिल, इन्हीं में से कोई एक होगा। अब उसने 12 लोगों की लिस्ट निकाले जिनका घर आना जाना था, जो फैमिली को जानता था और उसे लगा कि जिनके बिहेवियर अजीब से थे। 12 लोगों की लिस्ट निकालने के बाद अब उसने कहा कि इन 12 के 12 लोगों के अगर उसको डीएनए सैंपल मिल जाए तो फिर वो जो ऑलरेडी रखा हुआ क्राइम सीन का सैंपल और उससे मैच कर जाए, क्योंकि उसके हस्बैंड का मैच नहीं किया था, तो काम बन जाएगा। लेकिन अब काम मुश्किल था, 12 लोग, उनके सैंपल कैसे लें। लेकिन मेलिंडा ने कहा कि अब उसे करना तो है। उसने इन 12 में से ज़्यादातर लोगों के साथ फ्लर्ट किया। वो कभी बार जाती, कभी पब जाती, कभी कहीं घूमने चाहती, उनके करीब आने का दिखावा करती और इस दौरान में किसी के सिगरेट के बट, किसी के बाल, ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट करती। इसमें वक्त लगा उसे, लेकिन उसने इन 12 लोगों के करीब करीब 4-5 साल लग गए इन सारी चीज़ों में कलेक्ट करते करते। वो कलेक्ट करती और उसे ये भी अब पता नहीं टेक्निकल कि ये कब तक ये सबूत ज़िंदा रहेंगे, कितने दिन के बाद इसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन वो कलेक्ट करती, फिर एक बॉक्स में रखती
और उस बॉक्स को घर के अंदर लाकर फ्रीज़र में डाल देती। तो ऐसे बहुत सारे धीरे धीरे उसका जो फ्रीज़र था वो एक तरह का लेबोरेटरी बन गया। सारे सैंपल वो उसमें डालना शुरू कर देती है, सारे सैंपल वो रखती है। 4-5 अब 6 साल बीत गए, 98 से 2004 आ गया। लेकिन उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इन सैंपल का डीएनए कैसे कराएं। एक तो वो एक कन्विक्टेड की वाइफ है और कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसे लगा कि ये 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट भी किया, इन 12 के 12 लोगों के सैंपल भी उसने बहाने से फ्लड करके उनके करीब जाकर कलेक्ट कर लिया, सैंपल अपने पास रख लिया। लेकिन अब आगे कैसे बढ़ा जाए। तब उसे उसकी एक दोस्त जो उसकी मदद कर रही थी उसने कहा कि तुम एक काम करो, इसके आगे की जानकारी तुम्हें है नहीं, तुम एक प्राइवेट डिटेक्टर हायर करो। उसने कहा ठीक है। फिर उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया और उसको सारी कहानी बताई। उसे भी लगा कि इस लेडी में क्या हौसला है। तब उसने कहा कि देखो, अब आगे बढ़ने से पहले जो इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वो बच्ची जिसने गवाही दी थी और जिसकी गवाही पर तुम्हारे पति को सज़ा हुई है। अब वो बच्ची भी 6 साल की उस वक्त थी, अब 12 साल के करीब हो गई। अब लेकिन उस बच्ची तक कैसे जाए, क्योंकि बहन ने मुंह फेर रखा था, रिश्ता कुछ बचा नहीं था। बट उसे लगा कि अपने पति की बेगुनाही को साबित करने के लिए झुकना भी पड़ा तो पड़ेंगे। फिर वो किसी तरह से अपनी बहन के करीब जाने की कोशिश करती है। फिर बहन को कहती है कि देखो, जो कुछ हुआ, हम दोनों बहनें, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। फिर बहन को भी लगता है कि हमने इसके साथ शायद बुरा किया, अगर पति ने किया तो इसका क्या कसूर है। बहन भी अब मान जाती है। अब वो बहन और उसकी उस बच्ची के साथ मिलना शुरू कर देती है। फिर करते करते एक रोज़ बच्ची से पूछती है, अच्छा ये बताओ, तुमने देखा था कि तुम्हारे अंकल एल्किंस थे? तब वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, वो जो आंखें देखी थी मैंने वो नीली नहीं थी, ब्लू नहीं थी, बल्कि डार्क थी। और मैंने कुछ सेकंड के लिए देखी थी, जब वो खड़ा हुआ और उसने एक तरफ पलटा और कमरे में अंधेरा था तो आंखें चमकी, लेकिन वो आंखें ब्लू नहीं थी। अच्छा, एल्किंस की आंखें ब्लू थी। अब जब उसने कहा कि दूसरी लाइन उसने कहा कि अब मुझे लगता है कि मैं सही शायद नहीं बता पाता या बता पाऊंगी कि वाकई उस रात अंकल एल्किंस ही घर आए थे। अब जब ये बात पता चली तो दोनों बहनों ने देखा उसे। अब वो 12 साल की एक समझदार बच्ची हो गई थी, तो उन्हें लगा उसका ये बयान काफ़ी कारगर होगा। तब किसी तरह मेलिंडा ने अपनी बहन को समझाया और उस भतीजी को भी, वो तैयार हो गई। अब उसने अपने इन्वेस्टिगेटर के ज़रिए एक जो वकील को हायर किया और कहा कि इस केस का ट्रायल रीओपन किया जाए। तो अदालत में जब अर्जी दी गई तो पूछा क्यों, तो उसने कहा जो विटनेस है उसको कंफर्म नहीं है कि वो वाकई एल्किंस था, क्योंकि उसने नए खुलासे किए। लेकिन वहाँ पे सरकारी वकील और वो बीच में आ गया कि इसमें सारी सज़ा हो चुकी है और उस बच्ची ने बयान दिया था, गवाही दी थी, उसी के आधार पर हुआ और उन्होंने नया इल्ज़ाम लगा दिया कि अब उस बच्ची को दबाव में लाकर उससे ये बयान बदलवाया जा रहा है। तो इसलिए इस केस के ट्रायल के रीओपन का कोई मतलब नहीं बनता। ये सारी मेहनत बेकार गई। अदालत ने मना कर दिया केस को दोबारा खोलने से। अब ये सब कुछ खत्म हो गया कि अब क्या करें। लगा कि अब मेलिंडा फिर से हार गई है। अब करीब 6 साल बीत चुके थे, 6 साल से भी ज़्यादा हो गए थे। लेकिन उसी दौरान में एक रोज़ मेलिंडा बस में जा रही थी काम के सिलसिले में। जब वो बस में जा रही थी तभी उसे एक अखबार एक शख्स पढ़ता हुआ अपने को पैसेंजर नज़र आया। वो अखबार एक ओहियो का न्यूज़पेपर था, लोकल न्यूज़पेपर था, और उसमें एक स्टोरी छपी थी जो रेप से रिलेटेड थी और उसमें 2 तस्वीरें छपी थी। अब चूंकि बच्चों के साथ रेप और ऐसी चीज़ें हैं, अब इधर मेलिंडा को ये भी है कि कौन हो सकता है, तो हर जो बच्चों के साथ रेप करे उसके बारे में वो स्टडी किया करती थी। तो जब उसने उसको पढ़ा तो उसमें देखा कि एक नाम है अर्मन और उसके साथ एक और बंदे का नाम है, 2 लोगों के नाम है और ये दोनों कई बच्चों के साथ रेप करने के इल्ज़ाम में पकड़े गए थे। बल्कि इनमें से एक तो वो था जो अपनी ही फैमिली के बच्चों के साथ भी रेप करने का मुलजिम था, उसका नाम टोनिया था। जब इन दोनों के बारे में उसने पढ़ा तो उसने फिर वो अखबार ख़रीदा, घर आई और उसने बहुत सारे रिसर्च कर रखे थे उस वक्त। अब उसने इन दोनों के बारे में सर्च करना शुरू किया। जो 12 लोगों के नाम थे उसमें
उस बंदे का नाम नहीं था जो उसने अखबार में पढ़ा था। उसे लगा कि इनसे कोई क्लू मिले, लेकिन जब वो आई और फिर उसने स्टडी की इन दोनों के बारे में और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालना शुरू किए, तो एक एड्रेस पे उसकी नज़र पड़ी। उसने देखा कि जो अरमान है वो 1998 में जून के महीने में सेम उस घर के बराबर वाले घर में रहा करता था जिसमें उसकी माँ जूडी जॉनसन रहा करती थी। इतना ही नहीं, जब उसने और अपनी केस फाइल खोली हस्बैंड की, तो देखा कि जो उसकी भतीजी ने बयान दिया कि जब वो अगले दिन सुबह होश में आई और उसके बाद उसने एक पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया और पड़ोसी ने 45 मिनट तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसको खड़ा करके रखा, वो पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि यही अरमान था। अब जब ये उसके सामने खुलासा हुआ कि नेबर वो था, फिर उसे लगा कि उस वक्त एक आदमी जो एक बच्ची अपनी आप बीती बता रही है कि मेरी नानी की हालत कैसी है और उसकी हुलिया देखकर ही कोई घबरा जाए, वो शख्स 45 मिनट तक उसको इंतज़ार कैसे करा सकता है? उस वक्त पुलिस ने क्यों पूछताछ नहीं की? अब जब ये दोनों चीज़ें आई तब उसने अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से इसको शेयर किया। अब इसके बाद उसने भी कहा कि ये नई चीज़ है। अब जब शेयर किया तो इसी दौरान में उसको एक और चीज़ पता चली। कुछ वक्त पहले अरमान ट्रैफिक वायलेशन के केस में पकड़ा गया था और इससे पहले वो कई बार जेल जा चुका है, चाइल्ड अब्यूज़ और इन सब मामलों में। तो पकड़ा गया और वो इस वक्त जेल में, और इत्तेफाक से उसी जेल में जिस जेल में इसका पति है, यानी कि एल्किंस बंद है। अब यहाँ से मेलिंडा ने सोचना शुरू किया। उसने उसके पुराने जो केस फाइल थे पुलिस के, वो रिकॉर्ड करना निकालना शुरू किया। तो पता चला कि जब जून 1998 में जूडी का मर्डर हुआ था, उसके कुछ हफ्ते के बाद भी अरमान को पकड़ा गया था, और तब भी एक ट्रैफिक वायलेशन के इल्ज़ाम में ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा था। और उसे जब पकड़ने के बाद जेल में भेजा गया तो उसके जेल में कोई एक आया जो कोई नोटिस देना था। तो उसने फिर पूछा, जो पहली लाइन थी उसकी जो रिकॉर्ड पे था वो पेपर में, कि कहीं आप हमें जूडी जॉनसन के मर्डर केस में तो अरेस्ट करके नहीं लाए हो? पुलिस वालों को नहीं मालूम, पुलिस नहीं पूछी और वो कह रहा, लेकिन तब भी पुलिस ने उसकी इस लाइन पे ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी को ट्रैफिक के वायलेशन के लिए पकड़ा जा रहा है और वो कहाँ कह रहा है कि मुझे इसके मर्डर केस में तो नहीं लाए हो, तो इसका क्या लेना देना है? अगर वो भी जांच होती तो शायद उस वक्त एक्सेप्ट कर लेता था। एक तरह से हाफ एक्सेप्टेंस था उसका, मान रहा था कि कहीं उसमें तो नहीं ले आए, लेकिन पुलिस उस केस को अलग केस के तौर पर देख रही थी। तो जब ये सब कुछ पता चला तो फिर मेलिंडा जेल पहुंचती है और अपने पति से मिलती है एल्किंस से और कहती है कि तुम्हारी जेल में एक अरमान नाम का शख्स बंद है। तो बोला हाँ मैं जानता हूँ, अभी आया और हमारी जेल में मुलाकात होती है। तो उसने कहा कि देखो मुझे पूरा यकीन है कि जिस शख्स को मैं ढूंढ रही हूँ, जो मेरी माँ का कातिल है, जो मेरी भतीजी का बलात्कारी है, वो यही है, क्योंकि ये उस दिन यही पड़ोस में था और 45 मिनट तक ये वहीं खड़ा था। किसी तरीके से तुम मुझे उसके डीएनए सैंपल ला कर दे दो। उसने कहा वो सिगरेट पीता है, तुम उसके सिगरेट के बट्स अगर मुझे दे दोगे तो शायद काम आ जाएगा। उसने कहा मैं तुमसे कहने से पहले मैं अपने लेवल पे ट्राई कर रही थी। जब उसे पता चला कि ये जेल में बंद है तो मेलिंडा ने अरमान को ख़त लिखना शुरू किया, और वो ऐसे लिफाफे में ख़त लिखती थी और उसके अंदर एक इनवेलप भी भेजती थी ताकि वो रिटर्न अगर जवाब दे तो वो इनवेलप, आपको याद होगा पुराने ज़माने में वो जो आया करता था जिसको आप स्लाइवा से थोड़ा गीला करते हैं और फिर उसको आप बंद कर देते हैं। तो उसको ये था कि अगर उसने कभी उसके लेटर का जवाब दिया, वो एक तरह से फ्लर्ट करके लेटर लिख रही थी, तो स्लाइवा के थ्रू उसका वो डीएनए सैंपल उसके हाथ लग जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जो मेलिंडा थी, उसके एक भी लेटर का जवाब अरमान ने जेल से नहीं दिया। अब उसके बाद उसने अपने पति से कहा, उसने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। एक रोज़ इत्तेफाक से ये लोग एक ही जगह पर सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीने के बाद जब एस्ट्रे में अरमान ने वो सिगरेट रखा बट, तो उसने एक उसका वो उठा लिया और उठाने के बाद वो चुपचाप से अपने कम सेल में आता है, वहाँ एक पेपर में लपेटता है और बाइबल के अंदर रख देता है। बाइबल में रखने के बाद करीब एक हफ्ते तक वो बाइबल के अंदर ही वो वहीं पड़ा होता है। एक हफ्ते के बाद फिर वकील मिलने आता है, वो बाइबल के थ्रू उस सिगरेट के बट को, जिसमें कि एक डीएनए सैंपल है, वो उसके हवाले कर देता है
उसके बाद वकील के थ्रू वो मैसेज भेजता अपनी बीवी को कि काम हो गया और उसका जो डीएनए सैंपल है शायद उस सिगरेट में। अब वकील के हाथ लग चुका था। इसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के थ्रू फिर ये लोग लैब पहुंचते हैं और लैब जाने के बाद अब उसका डीएनए सैंपल और उस वक्त जो क्राइम सीन से बरामद हुआ था जिसमें उस 6 साल की बच्ची की पैंटी भी थी, वो सारी चीज़ें सहेज कर रखी हुई थी। उनसे अब इस अलमन की जो सिगरेट का वो था उसके साथ मैच किया जाता है और जो रिज़ल्ट आता है डीएनए का 99.9% मैच कर जाता है। तो यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। जैसे ही ये मैच किया तो इससे साबित हो गया कि क्राइम सीन पर अलमन उस 6 जून 1998 को मौजूद था और जूडी का कत्ल और उस बच्ची के साथ रेप उसी ने किया। जैसे ही इस डीएनए की रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाती है, फिर अदालत भी चूँकि डीएनए के इस रिपोर्ट को आप कर ही नहीं सकते चैलेंज, तो अदालत ने माना अपनी गलती और गलती मानने के बाद आखिरकार अदालत ने अलमन को करीब 7 साल तक जेल में रखने के बाद 15 दिसंबर 2005 15 दिसंबर 2005 को बरी कर दी और पहले से ही जेल में बंद अलमन पर अब 2 नए चार्जेस लगाए, एक जूडी जॉनसन के कत्ल का और दूसरा उस 6 साल की बच्ची के रेप का। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया और अलमन को जो टोटल है करीब, मतलब यह है कि जब तक वो 92 ईयर्स का नहीं हो जाएगा, 92 साल का, तब तक उसको पेरोल भी नहीं मिलेगा, वो जेल के अंदर रहेगा। और अलमन की उम्र करीब करीब उस वक्त जब ये हुआ तो 45 या 44 साल के आसपास था। तो 92 ईयर्स जब उसकी उम्र होगी तब वो पहली बार जेल से बाहर आएगा, तब तक वो जेल के अंदर रहेगा। लाइफ इम्प्रिजमेंट है, उम्र कैद की उसको सज़ा दी गई है। यानी अब ये मान कर चलिए कि फ़िलहाल वो जेल से अब बाहर नहीं आएगा। तो उधर अलमन को सज़ा हुई, इधर 7 साल के बाद क्लेरेंस एल्किंस अपनी बीवी की मेहनत की वजह से जेल से बाहर आया, बाइज्जत बरी होकर। पूरी फैमिली खुश। मेलिंडा की बहन को भी अब अफसोस हुआ। फिर एलिंग से पूछा गया कि ये जो 6 साल की बच्ची ने गवाही दी जिसकी वजह से आप 7 साल अंदर रहे, आपको उससे कोई गिला तो नहीं? उसने कहा वो बच्ची थी और मेरे लिए बच्ची है, तो गलतियाँ हो सकती हैं पर हम फैमिली हैं। ये सब कुछ चलता रहा। कुछ वक्त के बाद फिर इत्तेफाक से मेलिंडा और एल्किंस, जिसके लिए उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी, दोनों में डिवोर्स हो गया, दोनों अलग हो गए। लेकिन बच्चे दोनों के साथ रहते हैं बारी बारी। और अभी इनका हाल में एक इंटरव्यू आया था, दोनों बेशक डिवोर्स ले चुके हैं, दोनों ने सहमति से ली है, लेकिन कहते हैं कि डिवोर्स लेने के बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं आज भी। एल्किंस अपनी बीवी के उस एहसान को कभी नहीं भूलता और मेलिंडा अपने पति की कि वो बेकसूर था इस बात को कभी नहीं भूलती। तो बेशक अब दोनों पति पत्नी नहीं रहे, दोनों एक दोस्त हैं, लेकिन आज भी एक दूसरे के संपर्क में हैं और खुश हैं और पूरा परिवार अब एक है। तो ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जिसे अदालत, पुलिस, कानून, इंसाफ सब ने गुनहगार माना, उम्र कैद की सज़ा दी और जो शायद 2052 तक जेल के अंदर रहता। अभी 23 है, लेकिन 7 साल के अंदर बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी ने इस मर्डर केस को सुलझाया। इसको सुलझाने के लिए उसने अपने घर के फ्रिज तक को लेबोरेटरी में तब्दील कर दिया। लोगों के जाकर अलग अलग डीएनए सैंपल किस किस हालात में उसने कलेक्ट किए, सिर्फ इसलिए कि उसके पति को इंसाफ मिल सके और आखिर में वो जीती। तो ये थी कहानी। कभी कभी